पेपर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में IR है, इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है, उनके शॉर्ट नोट में उनके 10 मार्क्स में ज़रूर क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल अवश्य देखने को मिलेगा। अब बात रही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में ह्यूमन राइट का विषय है, प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल कई बारी शॉर्ट में और कई बारी लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरीके से ये पूछ लेता है। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो को अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ के साथ मुझे कमेंट करके बता देना कि किसी जगह पर आपको कोई कमी लगी, और साथ के साथ अगर आपको लगे कि भाई आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो उनको भी सेशन शेयर करने में थोड़ी सी भी कंजूसी ना करें, और चाहते हैं इसी प्रकार से आपको लगातार अपडेट मिलता रहे तो आप हमारे इस चैनल का सदस्य बन सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल ये क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल है, मैं आपको बता दूं। ये एक सम्मेलन था जो 1992 के बाद 1997 में, कब 1992 के बाद 1997 में कब किया गया? 1997 में ये जापान के एक शहर में क्योटो में करवाया गया। इस नाम की वजह से ही, इस जगह के नाम की वजह से ही, जापान के शहर के नाम की वजह से ही इस पूरी की पूरी संधि का नाम ही क्योटो प्रोटोकॉल रख दिया गया। ओके दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 1992 में जो था वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसे हम अर्थ समिट या फिर हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इसके बाद में 1997 में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को जापान में करवाया गया। जापान का एक शहर था जिसका नाम क्योटो था, इस कारण से इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रख दिया गया। अब सोचेंगे कि ये सम्मेलन हुआ तो भाई किसने करवाया, कितने देश शामिल हुए, बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये जो सम्मेलन था ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जो कि UNCC। आप देख सकते हैं इसका जो पूरा नाम है, फुल नेम है, ये मैंने आप लोगों के लिए नीचे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको ध्यान रखना ये UNFCC, इसका नाम आपको ध्यान रखना, ये CCC है, आप एक और C यहाँ पर लास्ट में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा जो UNFCCC ये जो एक संस्था है, ये संस्था UNEP इसके साथ मिलके काम करते। अब आप ये सोचोगे कि ये नई संस्था क्या आ गई, UNEP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम है। ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जो UNO के द्वारा बनाई गई है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनवायरमेंट को, पर्यावरण को सुरक्षित करने में अपने समय समय पर सम्मेलन करवाती रहती है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मैं आपको बता दूं, जो जापान में करवाया गया कि जो ये विश्व का जो ये तापमान है, ये जो लगातार बढ़ रहा है, इस बढ़ते तापमान को किस प्रकार से रोका जा सकता है। इस बढ़ते तापमान को हम वैश्विक ताप या वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है, विश्व को ही एक तरीके से ग्लोबल समझ सकते हैं और तापन का मतलब वार्मिंग आप समझ सकते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ एक समझौता था। क्या था? ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ समझौता था और इस समझौते के अंदर एक टाइम पीरियड दिया गया था। देखो दोस्तों, हुआ कब, आपको कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा डेट्स में, क्योंकि डेट्स यहाँ पर कंफ्यूजिंग है। ये समझौता होना शुरू हुआ 1947 में, लेकिन इसने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि भाई 2008 से लेकर हम 2012 तक हम ये देखेंगे कि हमारा जो ग्रीन हाउस है ना, यानी ऐसे गैसें जो हमारे विश्व के तापमान को गर्म कर रही है, उसको हम कम करेंगे और हमने किस प्रकार से कहाँ तक उसको रोकने में अपनी भूमिका निभाली, इस पर जांच करेंगे। अब आप सोचेंगे कि भैया ये जो ग्रीन हाउस गैस है, इसको रोकने की क्यों बात हो रही है, इसके अंदर कौन कौन से गैसेस आती हैं, बहुत सारे आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। आपने अगर छोटी क्लासेस में 12th क्लास में या और पहले आपने पढ़ा है इसके बारे में, 10th में 12th में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, तो आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती है जो हमारे विश्व का तापमान बढ़ा रही है। ये गैसें कई प्रकार की होती है, कई तरह की होती है।
CFC गैस होती है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसके बाद SO2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे मैंने बहुत सारी गैसें हैं जो मैंने आपको आगे बता रखी है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आपको इसके अंदर क्या समझना है, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, हमारे विश्व के तापमान को ये बढ़ा देती है। और उससे क्या होता है कि भाई एनवायरनमेंट पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमें कहाँ दिखा, हमें अपनी ओजोन लेयर पे दिखा, जिसे O3 बोलते हैं। O3 होती है ओजोन लेयर की परत। अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि भाई ओजोन परत क्या करती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है मान के चलिए, और ये हमारा सन है। हालांकि बड़ा है सन पृथ्वी से, लेकिन अभी एक समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझेंगे। ये सन है, और सन से आने वाली जो अल्ट्रावाइट रेज होती है, यूवी किरणें होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, इन किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से अगर रोकने का कोई काम करती है तो वो O3 करती है। ये सुरक्षा कवच काम करती है। तो इस O3 का इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से छिद्र हो रहा है। अब इस कारण से सन, जो सूर्य से आने वाली जो सन है, अब देखेंगे छिद्र कैसे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये इसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे ये बीच में से अगर मिट जाता है, ये छिद्र हो जाता है इस तरीके से। तो कैसे अब यहाँ से सन से निकलने वाली जो अल्ट्रावाइट रेज है, ये कैसे अब इसके अंदर आसानी से प्रवेश कर जाएंगी और पृथ्वी के अंदर तरह तरह की बीमारियों को उत्पन्न कर सकती हैं। ये संधि मैंने आपको बताया। देखो दोस्तों, कब शुरू हुई, दिसंबर 1997 में ये संधि शुरू हुई। लेकिन इस संधि को सिग्नेचर करवाते करवाते आगे चल के भाई इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि लगभग यूएनओ के अंदर वर्तमान समय में 193 कंट्रीज़ हैं। तो ज़्यादातर कंट्रीज से जब सहमति लेने में एक लंबा प्रोसेस लगी जाता है। तो आप देखेंगे दिसंबर 1997 में शुरू हुआ और ये 1999 हो गया 15 मार्च तक की। तब तक इस पर सिग्नेचर सभी देश करते रहे। लेकिन अब ये बात आई, इसके बाद 90 दिन और लगे। 15 मार्च के बाद 90 दिन के बाद ये तय कर लिया गया कि हाँ भाई ये अब जो संधि है ये पूरी तरीके से तैयार हो गई। लेकिन 2002 तक कई देशों को इसमें छूट दी गई। 2002 में इसको लागू की गई। जैसे भारत है, भारत को इससे छूट दी गई थी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है, या फिर उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, उन देशों पर इस ग्रीन हाउस गैस को ज़्यादा कंट्रोल करने की बात हुई। क्योंकि जो एशिया और अफ्रीका के जो देश थे वो न्यूली इमर्जिंग कंट्री थी, वो न्यूली एक तरीके से फ्रीडम मिला था, उन्हें आज़ादी मिली थी। तो वो ज़्यादा गैसों का उत्सर्जन नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था कि भैया जो ज़्यादा गैसों को उत्सर्जित कर रहा है इसकी भरपाई भी वही देश ज़्यादा करेंगे, वही देश अपना योगदान देंगे। इसी तरीके से भारत और चीन जैसे देशों को 2002 तक इसको इस संधि से बाहर रखा गया था। अब क्योटो प्रोटोकॉल की और भी विशेषता, अब ये थोड़ा सा वो तो इंट्रो था, अब आपकी विशेषताओं को आपको देखना है। ये ज़्यादातर आज जो मैंने वीडियो बनाई है ये मैंने शॉर्ट नोट के पर्पज़ से बनाई है, क्योंकि शॉर्ट नोट में ये मोस्टली आता है। तो शॉर्ट नोट में आपको मोस्टली 4 पेजेस लिख दीजिए आप विद कंक्लूजन, तो आपका आंसर पूरा है। उसमें आपको मार्क्स भी मिलते हैं। आप ट्राई करें एग्ज़ाम में कि भाई आप शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश करें। चाहे पोल साइंस की बात कर लूँ मैं, या फिर हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ, ह्यूमन राइट्स की, ग्लोबलाइजेशन की, या तरह तरह के और भी एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो शॉर्ट नोट अटेंड करते हैं तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। कम लिखना होता है, टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होती है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके बारे में बात करें दोस्तों। आप अपने और भी मित्रों तक आज का ये सेशन ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी मित्र जो हैं आज की हमारी इस वीडियो से पूरा का पूरा लाभ उठा सकें। अब हम बात करेंगे कि भाई इसकी विशेषता के बारे में, किसकी विशेषता के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल की विशेषता के बारे में, कि भाई क्या क्या विशेषता रही क्योटो प्रोटोकॉल की, क्या विशेषता नहीं रही। तो सबसे पहली बात ये रही कि इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पे रोक लगाने की बात हुई। अब आप कहेंगे कौन कौन सी ऐसी गैसें होती हैं, मैंने कहा था भी आपको नाम बताऊंगा, तो ये आपके आगे मैंने सर्कल कर दिया, आप समझ सकते हैं। सबसे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, इसके बाद फिर आपका HFC है, और उसके बाद फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये ऐसी गैसें हैं जिन पे रोक लगाने की बात हुई थी। और रोक लगाने की बात भी देखेंगे तो ये किन देशों पर या किस महाद्वीप पर कितने परसेंट, यूनियन पे 8% की ये बात कही गई कि यूरोपियन यूनियन अगर 100% इसको रिलीज़ कर रहा है, अगर मान के चलो 5 लाख टन
जो यूरोपियन यूनियन है इसका उत्सर्जन कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो इसका 8% वो कम करेगी। तो 5 लाख का 8%, थोड़ा बहुत आपने मैथ्स पढ़ा होगा, नहीं तो आप गवर्नमेंट जॉब के आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, तो 5% आप इसका आसानी से निकाल लेंगे। अमेरिका के ऊपर 7% का बैन लगाएगा कि भाई अमेरिका 7% इसको कम करेगा, जापान 6% कम करेगा, और रशिया को इसको फ्री छोड़ा गया, रशिया क्योंकि ज़्यादा उत्सर्जन नहीं कर रहा था। और आइसलैंड और ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो आइसलैंड पे 8 और ऑस्ट्रेलिया पे 10% सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया पर इसका बैन लगाया गया। इसके साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस थी इस पे कम करने के लिए ये बात कही गई कुछ और भी उपाय करने होंगे, जैसे पेड़ों को लगाना होगा और वनों को सुरक्षित करना होगा। साथ ही साथ जो जैव विविधता है, ऐसी प्रजातियाँ, ये देखो दोस्तों, ये शॉर्ट नोट के लिए 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जैव विविधता का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, तो इसके लिए भी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अलग से हम बनाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी समस्या आ रही है तो दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी समस्या आएगी। आपको एक बात लास्ट पार्ट ये ध्यान रखनी है शॉर्ट नोट के लिए कि भाई इस क्योटो प्रोटोकॉल में 185 से अधिक मेंबर शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर इस पर हस्ताक्षर भी किया, अपनी भूमिका भी निभाई, और आपको आगे चल के इसके अंदर निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष आप लोग अपना लिखेंगे क्योंकि यही चीज़ आपका आंसर अलग बनाएगी, क्योंकि अगर हमारी वीडियो को 10,000 लोग देखते हैं तो भाई वो 10,000 स्टूडेंट्स अगर एक ही सेंटर में अगर 4,000 भी हो गए तो वो नकल वाली बात ना लग जाए फिर टीचर को, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो आप निष्कर्ष ट्राई करें, अपना लिखें। बाकी आप लोग जब अपना आंसर लिखते हैं तो लिखने का तरीका तो बदलता ही बदलता है, तो आपका तरीका थोड़ा निखरेगा भी, आप अच्छे तरीके से भी इसको समझ सकेंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको लगता है कि भाई वीडियो हेल्पफुल है तो भाई वीडियो को लाइक, इसके बाद फिर शेयर, और इसके बाद फिर कमेंट, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।